मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सबक नंबर 5, जिसके मुसन्निफ़ हैं मीर तकी मीर। और इनकी पैदाइश 1722 में हुई और इनकी वफ़ात 1810 में हुई। ठीक है जी, आगे देखें। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए और अभी ये बच्चे ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी बचपन ही में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। कुछ दिन बाद वो दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो तलाश माश में लखनऊ चले आए, यानी कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिगड़ने के खातिर ये लखनऊ आ गए। ठीक है, आगे देखें। बाकी की ज़िंदगी इन्होंने लखनऊ में गुजारी और वहीं इनका इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं और उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं, यानी कि मीर तकी मीर को उर्दू अदब में उर्दू का इमाम कहा जाता है। ठीक है, यह आपका MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ व गदाज़ की कैफियत पैदा करने में कामयाबी मीर का कोई सानी नहीं, यानी कि जितनी भी सिन्फ में इन्होंने लिखा है उनमें कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। आगे देखें। गज़लों के अलावा शायरी के दूसरे इसनाफ में भी इन्होंने खूब जौहर दिखाया है। ठीक है, दिखाए हैं। आगे देखें। इनकी मसनवियाँ बहार इश्क, शोला इश्क और दरिया इश्क, अंडरलाइन कर लें, को भी बहुत शोहरत मिली थी, यानी कि जिस वक्त इन्होंने अपनी ये सिनफ़ें लिखी थी, जितने भी अपना जो है इन्होंने मसनवियों का काम किया है उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। आगे देखें। फ़ारसी में उर्दू शेर का एक तज़किरा भी इन्होंने, यहाँ देखें, शेर का एक तज़किरा निकातल शेर और ज़िक्र मीर की उन्वान में भी अपने स्वांग हयात लिखी है, यानी कि इन्होंने अपनी स्वांग हयात जो लिखी है वो इनका तज़किरा कर कर लिखा गया है। ठीक है जी, आगे देखें। इन्होंने खुदाए सख्न के लक़ब से याद किया जाता है, यानी कि इनका जो लक़ब है वो खुदाए सख्न है। यहाँ देख लीजिए। आगे देखें। अब जो हमारा सबक है वो एक गज़ल है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गज़ल आखिर होता क्या है। अगर गज़ल की बात करें तो गज़ल मुख्तसर तौर से ऐसे इसके जो लग़वी मायने हैं लुग़त में वो ये हैं कि औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना, इसके जो लग़वी मायने हैं वो यही हैं। और अगर हम इसकी बात करें गज़ल की तो ये मुख्तसर तौर से औरतों के लिए ही लिखी जाती है, या हम यूँ कहें कि अरब शहर में जब जो शेख हुआ करते थे वो अपने माशूक़ के लिए गज़ल लिखा करते थे और इसी को औरतों से बातें करने का इसका मायना निकाला गया है। अब आगे देखें। जो हमारी गज़ल है, मीर तकी मीर ने हमें जो गज़ल दी है उसमें इन्होंने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अपने जज्बात को जो है बयान किया है। अब आगे देखें। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, यानी अब मीर तकी मीर अपने पहले ही मिसरे में ये कह रहे हैं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, यानी हमारा जो वजूद है वो सिर्फ़ एक बुलबुले के मानिंद है, ये नुमाइश जो है शराब की सी है, यानी ये सिर्फ़ एक धोखा है कि इंसान की ज़िंदगी 70-80 साल की है, लेकिन ये सिर्फ़ एक धोखा है। इंसान की ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ़ इतनी है कि वह एक रात एक दरवाज़े से आया और दूसरे दरवाज़े से वो चला गया। अब आगे देखें। दूसरे मिसरे में ये कह रहे हैं, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब वो अपने माशूक़ पर आ गए हैं, अपनी जो उनकी महबूबा है उसकी तरफ तवज्जो देकर वो कह रहे हैं कि नाजुकी इनके लब की क्या कहिए, यानी ये तशबिया दे रहे हैं उसके होठों को पंखुड़ी के गुलाब, यानी गुलाब की पंखुड़ी से। ठीक है, अब आगे देखें। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। आगे देखें। दूसरा मिसरा है इनका, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है, यानी मैं जब भी उसके दर पर जाता हूँ, जब भी मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ तो मेरी जो हालत है वो एक इस्तराब की सी है, यानी कि मेरी हालत एक बेचैनी के आलम में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी जिसे कहते हैं उसकी शायर की जो हालत है वो एक बेचैनी भरे हैं, यानी बेचैन हैं वो बहुत ज़्यादा। अब आगे देखें। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाने ख़राब की सी है, यानी अब जब वो चूँकि अपने महबूब से मिलने के लिए जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि जब मेरी आवाज़ उस तक पहुँची है तो वो उनके महबूब का ये कहना है कि ये आवाज़ उसी खाने ख़राब की सी है। अब देखें। खाने ख़राब का जो मायना है वो अगर मैं बात करूँ तो खाने ख़राब का मायना होता है ऐसा इंसान या कोई ऐसा शख्स जिसका घर बर्बाद हो गया हो, जिसका घर उजड़ गया हो। और यहाँ जो इसमें मुराद दी गई है हमारी गज़ल में वो मुराद है किसी आशिक से। ठीक है, आगे देखें। मीर उन नीम बाज आँखों में, यानी अब वो कह रहे हैं अपना तखल्लुस बयान करते हुए इस शेर में कह रहे हैं, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, यानी अब वो कह रहे हैं नीम बाज आँखें, यानी अध खुली सी जो आँखें हैं उनका जो नशा है वो किसी शराब से कम नहीं, यानी शराब से भी ज़्यादा जो है उनकी मस्ती है। अब मैं पूरी जो गज़ल है वो आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। देखें। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है,
बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाने ख़राब की सी है। मीर उन नीमबाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब देखें, पूरे जो गज़ल का मुताला है वो सीधा सीधा सिर्फ़ यही है कि इंसान की ज़िंदगी की हकीकत बहुत छोटी सी है। सिर्फ़ इतनी कि वो एक रास्ते से आया और दूसरे रास्ते से वो चला गया। और अगर हम बात करें किसी भी महबूब के बारे में, तो मीर तकी मीर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी हालत जो है मोहब्बत के बाद, यानी इश्क और मोहब्बत के बाद, वो किसी ऐसे इंसान की मानिंद है कि जिसका घर बिल्कुल उजड़ गया हो, जो बिल्कुल खाने ख़राब हो। ठीक है, और इस तरह आप कह रहे हैं ये कि मोहब्बत जो है सिर्फ़ एक धोखे की मिसाल है, धोखे के मानिंद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखें, इस तरह का जो मायना अगर हम देखें, आगे देखें, इस तरह का जो हमें इन्होंने मायना दिया है वो बेचैनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके जो अल्फाज मायने हैं, ये आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। हस्ती देखें, हस्ती का मायना होता है वजूद, यानी किसी की जो हकीकत है, वजूद है वो। ठीक है, आगे देखें, नाजुकी यानी नज़ाकत, सेंसिटिव जिसे हम कहते हैं, हबाब कहते हैं बुलबुला, यानी उन्होंने अपने पहले मिसरे में कहा था हस्ती अपनी हबाब की सी, यानी कि हमारा जो वजूद है वो सिर्फ़ एक बुलबुले जैसा है, बुलबुले से ज़्यादा नहीं है। नुमाइश देखें, दिखावा या मुराद दुनिया। ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है सिर्फ़ एक दिखावा है, हमें दिखाया जा रहा है दुनिया की चीज़ें जितनी भी हैं वो यहीं रह जाने वाली हैं, कुछ भी जो है आपके साथ जाने वाला नहीं है। अब आगे देखें, इज़्तिराब यानी बेचैनी, खाने ख़राब जिसका घर बर्बाद हो गया हो। जैसा मैंने आपको गज़ल पढ़ते हुए बताया था वो यही था कि जिसका घर बर्बाद हो गया हो, यानी मुराद आशिक। ठीक, नीमबाज़ आँखें यानी अध खुली हुई, यानी वो अपने महबूब से मुखातिब होकर ये कह रहे थे कि इसकी जो आँखें हैं वो किसी शराब के नशे से कम नहीं, यानी उनकी जो अध खुली आँखें हैं वो शराब का नशा उनको देती हैं। ठीक है, गौर करने की बात में देख लीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस गज़ल के लिए। तो सबसे पहले देखें आप गज़ल का गौर करने की बात में सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है गज़ल का आखिरी शेर, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल करता है, इसे मक्ता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल रट लीजिए। जिसे कहते हैं मक्ता कहा जाता है जब कोई भी शायर अपना तखल्लुस यानी अपने नाम का इस्तेमाल अपनी गज़ल, अपनी शायरी या अपने किसी भी मसनवी में किसी भी जगह इस्तेमाल करे, उसे हम मक्ता कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, दूसरा हमें बुलेट पॉइंट में दिया गया है, तेज़ धूप में रेगिस्तान को देखिए तो कुछ दूरी पर पानी चमकता हुआ नज़र आता है। ये दरअसल में रेत ही होती है, पानी होने का सिर्फ़ एक धोखा होता है। देखें, आप अगर सहरा में देखें तो जब आप बहुत दूरी से, मान लीजिए आप खड़े हुए हैं और आप बहुत दूरी पर नज़र अपनी अगर दोहराएं तो आपको एक चमकता हुआ ऐसा लगेगा जैसे पानी है, लेकिन पानी असल में क्या है, होता नहीं है, सिर्फ पानी होने का एक धोखा हमें होता है। उसी को ये कह रहे हैं कि इसी को शराब कहते हैं। इसी वजह से शराब के एक मायने धोखा है। देखें, ध्यान दें, यहाँ पे शराब है, शराब नहीं है। तो जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों की अलग है और मायने जो हैं दोनों के मुख्तलिफ हैं। आगे देखें, तीसरा बुलेट पॉइंट में हमें दिया गया है कि गज़ल के दूसरे शेर में होंठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया गया है, तो इसे कहते हैं तशबीह। ठीक है जी, इसे याद रखिएगा। आपसे कहा जा सकता है कि होंठों को किससे तशबीह दी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि गुलाब की पंखुड़ी से इसे तशबीह दी गई थी। आगे देखें, सोचें और बताएं, अल्फाज मायने पर गौर कीजिए। पहला सवाल है हमारा, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो बतौर गज़ल के मायने में अगर हम देखें तो इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ इतनी है कि वो एक दरवाज़े से आता है और दूसरे दरवाज़े से चला जाता है। ठीक, तो आप इतना लिख सकते हैं इसमें, और जो आप चाहें अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। आगे देखें, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है। तो देखें, बेचैनी का आलम जो है शायर के ऊपर इतना हामी और नासिर हो चुका है कि वो उसकी जो पहचान है वो किसी भी तरह से जो है आ नहीं रही है पहचान में। हम ये कह सकते हैं कि बेचैनी के आलम में शायर पर जो बीत रही है वो किसी खाने ख़राब से कम नहीं, यानी उसकी जो आलम है, उसका जो जितना भी उसका वजूद है वो सब ख़त्म हो चुका है और वो सिर्फ़ इतना है कि जिसका घर बर्बाद हो चुका हो। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बेचैनी के आलम में शायर पर एक बहुत ही जो है खाना ख़राब जैसी उसकी ज़िंदगी गुज़र रही है, बेचैनी है उसे बहुत ज़्यादा, अपने महबूब से जितनी भी उसकी दूरी है उसको वो बताते हुए बयान कर रहा है कि मेरी हालत जो है बिल्कुल खाने ख़राब जैसी है। ठीक, सवाल नंबर 3 देखें,
शेर में खाने ख़राब किसे कहा गया है? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और ये आपके चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो शेर में खाने ख़राब जो कहा गया है वो शायर को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बेचैन है वो शायर ही है, क्योंकि शायर ने अपने जो है जज्बात को हमारे सामने रखा है और वो ये कहना चाह रहा है जो मतलब इश्क है, इश्क के बाद जो उनकी हालत है वो सिर्फ़ इतनी है जैसे किसी का घर उजड़ गया हो, जिसे हम कहते हैं कि मुराद आशिक। क्योंकि ऐसा होता है, आप देखें जितने भी आपको बेकार लोग मिलेंगे जिनका कोई वजूद ना हो, वो ऐसे ही मिलेंगे जो इश्क और मोहब्बत के बाद में उजड़ जाते हैं, जिनका घर बर्बाद हो जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि शायर, ठीक है। इसका जो जवाब होगा वो यही होगा कि हालत किसकी है, ऐसी शायर की, ठीक है जी। आगे देखें, अमली काम में हमें दिया गया है, आप जानते हैं कि किसी चीज़, आदमी या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। देखें इस्म की यहाँ पर हमें इन्होंने डेफिनेशन दे दिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। मीर की गज़ल में जितने इस्मों का इस्तेमाल हुआ है उनकी एक फ़हरिस्त बनाइए, यानी उनको आपने एक फ़्लो में लिखना है, एक फ़हरिस्त बनानी है उनकी, जितने भी इस्म का इस्तेमाल इस गज़ल में हुआ है, ठीक है जी। अब दूसरा देखें, मीर के कुछ और अशार जो हैं आपने याद करने हैं और अगर आप चाहें तो ये गज़ल भी आप याद कर सकते हैं अमली काम के तौर पर। तो ये हुआ जी हमारा हिस्सा 5, हमारा चैप्टर 5 जो है मुकम्मल हुआ यहाँ। और उम्मीद करती हूँ आपको ये गज़ल मीर तकी मीर की पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।